हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको गैस पावर साइकिल के बारे में बताया था कि इसको थ्योरेटिकली एनालिसिस बताया था। थ्योरेटिकली एनालिसिस हमने डिस्कस किया था और साथ साथ में हमने डिस्कस किया था कि थ्योरेटिकल एनालिसिस डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, राइट। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जो है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि वाई air standard cycle is known as air standard cycle, why it is not known as the water air standard cycle या फिर gas standard cycle या फिर something else. तो air standard cycle is known as air standard cycle just because air is behave like a working fluid, and working fluid behave like a आइडियल गैस। मतलब जो एयर है हमारा जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा जो एयर है वो हमारा क्या है, वर्किंग फ्लूइड है। ठीक है, हम ये जब मानते हैं कि जो हमारा जो साइकिल होता है उसमें एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से हम इस साइकिल को एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि द एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज अ साइकिल फॉलोड बाय ए हीट इंजन। एक्चुअली जो हीट इंजन होता है, हीट इंजन दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो जो हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल है वो हमारा जिसके लिए होता है वो हमारा होता है इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है उसमें हमारा और भी साइकिल्स आते हैं, रैंकाइन साइकिल है, बॉयलर है, ये सब चीज़ हमारा एक्सटर्नल के लिए होता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन वो चीज़ होता है जिसमें जो फ्यूल का कंबंसन होता है, जो एयर फ्यूल या फ्यूल मिक्सर होता है उसका जो कंबंसन होता है वो इनसाइड द सिलेंडर होता है। ठीक, इनसाइड द सिलेंडर होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ठीक। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज ए साइकिल फॉलोड बाय द हीट इंजन। तो आप समझ में आ गया हीट इंजन क्या होता है, दो तरह के होते हैं। इंटरनल कंबंसन होता है। हीट इंजन बेसिकली देखो कैसे होता है, हीट इंजन कहाँ से मिला। बेसिक क्वेश्चन आता है कि हीट इंजन आपको कहाँ से मिला, हीट इंजन किसने दिया, हीट इंजन कौन से लॉ ने दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीट इंजन आपको मिलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है, सेकंड लॉ होता है। तो सेकंड लॉ में जो होता है तो कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट होता है, उसके बाद आपका क्लासियस स्टेटमेंट होता है। तो क्लासियस ने जो है आपको हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दिया है, और कैल्विन ने जो है आपको हीट इंजन दिया है, राइट। तो हीट इंजन विच यूजेज एयर एज द वर्किंग मीडियम। अभी मैंने क्या बताया कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल को एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वर्किंग मीडियम होता है वो एयर होता है। Since the air standard is the simplest and most idealistic, such cycles are also called ideal cycles, and the engines running on such cycles are called ideal engine. देखिए पहली बात तो ये समझिए कि जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है वो सारे साइकिल जो होते हैं वो सारे के सारे आइडियल साइकिल होते हैं। ठीक है, कॉर्नॉट साइकिल जो हमारा सबसे आइडियल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आइडियल साइकिल जितनी भी हैं वो सब के सब एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैं, जिसमें सारे के सारे साइकिल्स में क्या होते हैं, एयर एज ए वर्किंग मीडियम यूज होगा। उन्हीं साइकिल्स को आइडियल साइकिल्स, और उन्हीं इंजन्स को हम क्या बोलते हैं, आइडियल इंजन बोलते हैं। In order that the analysis is made as simple as possible, certain assumptions have to be made. These assumptions result in an analysis that is far from correct for most actual combustion engine process, but the analysis is of considerable value for indicating the upper limit of performance. The analysis is also a simple means for indicating the relative effects of principal variables of the cycle and the relative size of the apparatus. So there are some assumptions regarding air standard cycle. तो these are the assumption you have to note down. आप इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। फर्स्ट एजम्पन्स जो कि किसी भी साइकिल्स को हम जब डेरिवेशन करने जाते हैं फिर उसको आइडियल मानते हैं तो उसका क्या होता है ना, अजम्पशन होता है। तो अजम्पशंस जो है उस अजम्पशंस को हमको नोट डाउन करना पड़ेगा, और अजम्पशंस को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर हम आपको जब आप प्रूफ करोगे तो आप प्रूफ करते चले जाओगे। तो फर्स्ट एजम्पशन ये है कि वर्किंग मीडियम इज ए परफेक्ट गैस। ठीक है, तो जो वर्किंग मीडियम है वो हमारा एयर है, और एयर कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए आइडियल गैस, एज ए परफेक्ट गैस विथ कांस्टेंट
specific heats and molecular weight corresponding to the value of at room temperature. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा. अगर सपोज हमें ये यूज करते हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज 1.005 किलो जूल पर के जी Kelvin and specific heat at constant volume is 0.714 किलोजूल पर केजी केल्विन, केजी पर किलोजूल पर केजी केल्विन. ये हमारा रिमेंस कांस्टेंट रहेगा एट रूम टेम्परेचर. सेकंड एजम्पशन आता है कि नो केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द साइकिल. मीन्स आप ये समझिए कि किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन अकर्स नहीं करता, क्योंकि वह जो एयर हम यूज कर रहे होते हैं. द हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस आर मेयरली हीट ट्रांसफर प्रोसेस. जो हीट एडिशन होता है और हीट रिजेक्शन होता है वो क्या होता है, मेयरली जो है हीट को ट्रांसफर कर रहा होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट all the process are reversible process. All processes are reversible process. Point number third, the processes are reversible. आप कह सकते हैं all the processes are reversible processes. The working fluid does not undergo any chemical change and all the processes are reversible process, right? Losses by heat transfer from the apparatus to the atmospheric are assumed to be zero in the generation. देखिए, जब भी हम कंबसन कर रहे होते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन पढ़ रहे होते हैं, तो डेफिनेटली यू नो कि जितना हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं और जितना हमको वर्क मिल रहा होता है, कुछ रिजेक्ट हो रहा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लॉसेस रहते हैं, कुछ ना कुछ लॉसेस आते हैं. फ्रिक्शन लॉस हो गया, जो भी डिफरेंट लॉसेस होते हैं. तो वो जो लॉसेस होते हैं उन सभी लॉसेस को हम ये मानते हैं कि वो क्या है, जीरो है, जब हम इसको एनालिसिस करते हैं. तो इसको ध्यान में रखिएगा. द वर्किंग मीडियम एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इज अनचेंज्ड एंड इज एट द सेम कंडीशन एज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस. देखिए, पहले ही हमने क्या कहा कि वर्किंग मीडियम जो हमारा है वो क्या है, एयर है. तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जब प्रोसेस हमारा जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक हमारा जो प्रोसेस, ऐसा नहीं कि वर्किंग मीडियम बीच में चेंज कर देंगे. थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ वर्किंग मीडियम सेम रहेगा. अगर हम एयर लिया है तो एयर ही रहेगा. यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी. फिर कहते हैं, इन द सेलेक्टिंग एंड एनालाइज्ड प्रोसेस वन इज ऑलवेज फेस्ड विद द फैक्ट that the simple the assumption, the easier the analysis, but the further the result from reality. The air cycle has the advantage of being based on a few sample assumption and of lending itself to rapid and easy based on a few sample assumptions and lending itself to a rapid and easy mathematical handling without resource to thermodynamic charts or tables or complicated calculation. On the other hand, there is always the danger of losing sight of its limitation and of trying to employ it beyond its real usefulness. No? Okay. इक्विवेलेंट एयर साइकिल क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए. द पर्टिकुलर एयर साइकिल इज यूजुअली टेकन टू रिप्रेजेंट एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सम रियल सेट ऑफ प्रोसेस which the user has in mind. Generally speaking, the air cycle representing a given real cycle is called an equivalent air cycle. The equivalent cycle has in general the following characteristics in common with the real cycle which it approximates. The first point is a similar sequence of processes, same ratio of maximum to minimum volume for reciprocating engines, same ratio of maximum to minimum volume for reciprocating engines, or maximum to minimum pressure for gas turbine engines. The same pressure and temperature at a given reference point, an appropriate value of heat addition per unit of mass of area. Okay, so this is the equivalent air cycle, and now you all know about the Carnot cycle. Carnot cycle. You had study the Carnot cycle in the 12th standard. Carnot cycle. So what do you understand by Carnot cycle? Right? What do you understand by the Carnot cycle? So
let's discuss about the Carnot cycle. You all are familiar about the Carnot cycle. Carnot cycle is nothing but this cycle was proposed by Sadi Carnot in 1824 has the highest possible efficiency for any cycle. कहते हैं, ये हम पढ़ते भी हैं, हम जानते हैं, सभी लोग जानते हो कि कॉर्नॉट साइकिल जो होता है ना, कॉर्नॉट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कॉर्नॉट साइकिल को हम एक आइडियल साइकिल मानते हैं। रेस्ट जो साइकिल होती हैं लाइक ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन, डुएल, एडिकिंसन, ये सब साइकिल्स जो होती हैं वो कंपैरिजन उसके एफिशिएंसी का जो हम कंपैरिजन करते हैं वो कॉर्नॉट साइकिल के करते हैं। तो यू कैन सी द पीबी डायग्राम ऑफ कॉर्नॉट साइकिल, आप देख सकते हैं पीबी डायग्राम ऑफ कॉर्नॉट साइकिल। देयर आर द टू प्रोसेस बट 1 to 2, this is 1, 2 to 3. At least two process means isothermal and the reversal isothermal and the reversal adiabatic process, but there are 4 process. Let's see the PV diagram. Actually 1 to 2 process is the reversible isothermal expansion process. How can you identify कि expansion process हो रहा है कि compression process होगा? See the volume. Initially the volume is B1, starting from the initial point is 1 V1, and after that process goes towards the point 2, this is B2. तो वॉल्यूम क्या हो रहा है ना, B1 से B2 पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो रिवर्सल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इट इज प्रोसेस 1 to 2, एंड 2 to 3 इज प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। एंड 3 to 4 रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, B3 से B4 पे चल रहा है। एंड 4 to 1 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, राइट। तो वॉल्यूम B4 से कहाँ चला जा रहा है, B1 पे चला जा रहा है। यू कैन सी दैट TS डायग्राम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम ऑन ऑफ जो है Carnot cycle. So you can see the because actually the process 1 to 2 is which type of process? There is a reverse thermal process, means temperature constant throughout the process. So if the temperature is constant, then the 1 to 2 is the perpendicular to the temperature axis, and 2 to 3 is what? Reversible adiabatic process. You know about the reversible adiabatic process is also known as the isentropic process. Isentropic process means entropy is constant throughout the process. So here is a vertical line on the entropy axis. The 2 to 3 is isentropic expansion, and 3 to 4 is isothermal, reversal isothermal compression, and 4 to 1 is again isentropic compression process, right? See, assuming that the charge is introduced into the engine at a point 1, it undergoes the isentropic compression from 4 to 1, ठीक है। 4 to 1 जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द चार्ज राइजेस फ्रॉम minimum temperature to maximum temperature. At point 2, heat it is added isothermally. See, हीट तभी हम सप्लाई कर सकते हैं जब ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द रिवर्सल प्रोसेस एंड इरिवर्सल प्रोसेस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिवर्सल प्रोसेस एंड इरिवर्सल प्रोसेस? There are two types of process. One is a reversible, another one is a irreversible process. The reversible process, you can say, reversible process is an infinitely slow process, right? It is follow the same path, but only you can say the reversible process is that process. Infinitely slow process means very slow process, that is called reversible process. Irreversible process, it is very fast process, okay, right? That's why heat that's why heat is supplied. Otherwise, if you can say only the isothermal process, what do you understand by the isothermal process? Isothermal process is what? That is the temperature constant throughout the process. If the temperature is constant, then you can't supply the heat. हीट आप कहाँ सप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो. बट इफ़ यू से दैट दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, देन heat cannot be supplied
but you can say reversible isothermal process, then heat can be supplied. आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. This cause the air to expand, forcing the piston forward and thus doing work on the piston. At point 3, the source of heat is removed at a constant temperature. At point 4, cold body is applied to the end of the cylinder and the piston reverses, thus compressing the air isothermally. It is rejected to the cold body. At point 1, the cold body is removed and the charge is compressed isentropically till it reaches temperature and Tmax once again. Thus, the heat addition and rejection process are isothermal, while the compression and expansion process are isothermal. देखिए, हीट सप्लाई हम कहाँ करेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस में, बिकॉज इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर. तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो इसमें लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल. हाउ कैन यू फाइंड आउट द एफिशिएंसी? You know the general formula of the efficiency, net work output upon heat supplied, मतलब heat supplied minus heat rejection upon heat supplied. Clear? Okay. From the thermodynamics per unit mass of charge, the heat supplied from the point 1 to 2 आप ग्राफ को देखिएगा, उसमें हीट सप्लाई हो रहा है. तो हीट सप्लाई हुआ तो चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें P2 V2 ln P2 by V1 आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स थर्ड सेमेस्टर में, वहाँ से आप इसको पता है, आपको पता होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए. एंड हीट रिजेक्शन फ्रॉम द प्रोसेस 3 to 4 P3 V3 ln B4 by V3. So these are the two equation is for number 5 and 6. Now P2 V2 is equals to RT max. How कैसे? From the perfect gas equation, the P2 V2 is equals to RT max, that is equation number 7, and P4 V4 is equals to RT minimum, that is equation number 8. Since work done per minute mass of charge W is equals to net work output is equals to what? Heat supplied minus heat rejection. क्या होता है? नेट वर्क आउटपुट होता है, जितना हीट सप्लाई किया कितना निकला, कितना रिजेक्ट हो गया, दोनों हीट सप्लाई में से माइनस कर दो हीट रिजेक्शन, तो वर्क और नेट आउटपुट आपको पता चल जाएगा. तो वर्क आउटपुट आपने निकाला तो आपने इक्वेशन पुटअप कर दिया यहाँ से, जो हीट सप्लाइड हो रहा है वहाँ से अपने इक्वेशन को पुटअप कर दिया. तो आपने देखा कि ln R और T मैक्स माइनस T मिनिमम. देखिए दो तरीके हैं इसको लगाने के. एक तो ऐसी तरीके से लगा सकते हैं, उतना MCP डेल्टा T भी लगा सकते हैं. फिलहाल हम इसी फॉलो करते हैं. We have assumed that the compression and expansion ratio are equal, right? That is V3 upon V2 is equals to V1 by V4. That is V3 upon V2 is equals to V4 upon. हम ये मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल है. एज्यूम डैट हमने लिखा है, एज्यूम डैट द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन रेशियो आर इक्वल, दैट इज V3 by V2 is equals to V1 by V4, that is equation number 10. Now heat supplied RT max L log algorithm base R, equation number 12. So hence thermal efficiency of the cycle, for which cycle? That is the Carnot cycle. Efficiency is equals to what? Net work output upon heat supply. The net work output equation, see the equation number 9. The heat supply, see the equation number 11. Putting the value of from equation 9 and 11 in the equation number in the equation of thermal efficiency, then you get the maximum T max minus T min upon T max, that is the final expression for the Carnot cycle efficiency. So from equation number 12 it is seen that thermal efficiency of the Carnot cycle is only a function of maximum and minimum temperature of the cycle. अब हम जानते हैं ना कि जो हमारा जो Carnot cycle होता है उसका जो फंक्शन होता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है साइकिल. द एफिशिएंसी विल इंक्रीज इफ द मिनिमम टेम्परेचर or the temperature at which the heat is rejected is as low as possible. According to this equation, the efficiency will be equal to 1 if the minimum temperature is 0. Getting my point? If the minimum temperature is 0, then efficiency becomes 100%, which happen to be absolute zero temperature in the thermodynamic scale. This equation also indicates that for optimum efficiency, the cycle must operate between the limits of the highest and the lowest possible temperature. This line is very important. अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है.
The cycle must operate between the limits of the highest and the lowest possible temperature. In other words, the engine should take in all the heat as a high temperature as possible and should reject the heat as a low temperature as possible. आप ये कह सकते हैं कि जब हमारा हीट जो है सप्लाई होता है, जब हमारा हीट जो है सप्लाई हो रहा होता है तो एट अ मैक्सिमम टेम्परेचर एज ए पॉसिबल, और जब हमारा हीट रिजेक्ट होता है तो एट एज ए लो टेम्परेचर, राइट, एज ए लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. In other word, the engine should take in all the heat at as higher temperature as possible and should reject the heat as a low temperature. आपको मैं पहले बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है कि जो हमारा कॉर्नट साइकिल है ना, उसका जो एफिशिएंसी होता है ऑप्टिमम होता है, और वो जो कॉर्नट साइकिल होता है ना, वो किसके बीच में काम करता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर के बीच में काम करता है. समझ रहे हैं ना आप बात आपको. इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं द इंजन शुड टेक इन ऑल द हीट एट एज हाईएस्ट टेम्परेचर एज पॉसिबल एंड रिजेक्शन जो करते हैं वो लोवेस्ट टेम्परेचर करते हैं. फॉर द फर्स्ट कंडीशन टू बी अचीव्ड, combustion should begin at the highest possible temperature. Listen very carefully, read the very carefully and see the very carefully. The first condition to be achieved, जो हमारा combustion होता है maximum should be begin at the maximum possible temperature. जहाँ पे temperature maximum होता है ना, वहाँ पे हमारा जो combustion start होता है. समझ रहे हैं बात को. For then the irreversibility of the chemical reaction would be reduced. Moreover, in the cycle, expansion should process to the lowest possible temperature in order to obtain the maximum amount of work. These conditions are the aims of the all designer of the modern heat engine. The condition of heat rejection are governed in practice by the temperature of the atmosphere. तो इस फंक्शंस को जो डिजाइनर हैं आज के टाइम में उस फॉलो करते हैं, फिर हमारा जो है इंजन्स को बनाते हैं. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल वर्क ऑन द कॉर्नट साइकिल. कहा जाता है और सही बात भी है, आप जानते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल वर्क ऑन द कॉर्नट साइकिल. कॉर्नट साइकिल पर कोई इंजन वैसा काम करे, ऐसी इंजन को बनाना असंभव है. In such an engine, it would be necessary for the piston to move very slowly during the first part of the forward stroke so that it can follow an isochronal process. During the remainder of the forward stroke, the piston would need to move very quickly as it has to follow an isentropic process. This variation in the speed of its piston cannot be achieved in practice. Also, a very long piston to stroke would produce only a small amount of work, most of which would be absorbed by the friction of the moving part of the engine. Listen, इस साइकिल में जो दो प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसेंट्रोपिक रिवर्सल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वो दोनों जो साइकिल है ना, उसको जो रिवर्सल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और जो हमारा ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है. इस वजह से हमारा जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. Since the efficiency of the cycle as given in the equation number 11 is depend only on the maximum temperature and minimum. Earlier I said that efficiency of Carnot cycle is a function of maximum temperature and the minimum temperature. या फिर limits of the temperature. It does not depend on the working medium actually. Whatever the working medium, it doesn't matter. Doesn't matter. ठीक है. Basically the efficiency is the function of maximum temperature and minimum temperature. It is not depend on the working medium. Whatever the working medium will be used, है ना. It is thus independent of the property of the working medium, right? So this is the Carnot cycle. We will discussed about the Carnot cycle. What are the Carnot cycle? See once again. This is basically the processes. This is the these two diagram. One is the PV diagram and the second one is the TS diagram. You must know about the how to convert the PV diagram into TS diagram. You know about the thermodynamic processes. There are the 5 thermodynamic processes. One is the constant volume, constant pressure, isothermal, adiabatic and polytropic process. आपको इन पांचों प्रोसेस को पता होना चाहिए, और पांचों प्रोसेस जो है उसका PV और TS डायग्राम आपको याद होना चाहिए. It should be very useful.
ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं दोबारा। दिस इज द कार्नोट साइकिल। ये पीवी डायग्राम 1 से 2 देखोगे तो क्या होगा, वो हमारा रिवर्सल आइसोथर्मल प्रोसेस है। 2 से 3 देखेंगे तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस बोल सकते हैं। 3 to 4 में देखेंगे वॉल्यूम अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। तो 3 to 4 जो हमारा प्रोसेस होगा वो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। एंड 4 to 1 अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। उसी का टीएस डायग्राम आप देख सकते हैं। ये चाहे से जो लिखी हो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा। और सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट हुआ है वो आपको मैंने बता दिया। दीज आर द एफिशिएंसी, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल यूजिंग दिस फार्मूला। यू नो अबाउट द बेसिक थर्मोडायनेमिक्स. You had studied about the basic thermodynamics in the previous semester. You have to know about this. How can you calculate the heat supplied in isothermal process? This putting the value of the general formula of the efficiency, net work output upon the heat supplied. Then we get the formula of the thermal efficiency is equals to T max minus T1 upon T max. This is the final expression for the Carnot cycle. This is the final thermal efficiency of the Carnot cycle. Note it down. And why it is not possible also mention here, note it down. आप इसे नोट कर लीजिएगा कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है, क्यों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ऑटो साइकिल, राइट। इट इज़ द ऑटो साइकिल, क्लियर डैट। तो what is auto cycle? Auto cycle, which was first proposed by a Frenchman Beau de Rochus in 1862, was first used in an engine built by German Nicholas A. Otto in 1876. The cycle is also called a constant volume or explosion cycle. Listen, जिस जर्मन साइंटिस्ट ने ये इंजीनियर ने ये जब सर्च किया तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया ऑटो साइकिल। और इसे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं और एक्सप्लोजन साइकिल भी बोलते हैं। क्यों कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज हीट इज सप्लाइड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट इज सप्लाइड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, क्लियर। एंड द एक्सप्लोजन साइकिल बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लोजन साइकिल। क्यों? क्योंकि द एयर फ्यूल मिक्सर जो होता है ना वो बर्न करता है ना सिलेंडर के अंदर। जैसे बिहेवियर एक्सप्लोजन होता है, जब बहुत तेज़ी से बर्न, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव नहीं होता, एक्सप्लोजन नहीं होता है, बस बर्निंग होती है ना, कंबशन होता है सिलेंडर के अंदर बहुत तेज़ी से, इस वजह से उसको एक्सप्लोजन साइकिल बोलते हैं। तो दिस इज द इक्विवेलेंट एयर साइकिल फॉर रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन यूजिंग स्पार्क इग्निशन। बेसिकली जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है ना वो ऑटो साइकिल पर डिपेंड करता है। और जो ऑटो साइकिल है वो हमारा कौन सा साइकिल है? इंजन है, आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, क्लियर। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है ना, जो पिस्टन का मूवमेंट होता है ना वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, 180 पे होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन यूजिंग अ स्पार्क इग्निशन। द फिगर 5 and 6 show the PB and TS diagram. Let's see here. This is the graph of PB diagram and TS diagram of auto cycle. See the diagram and note it down on the copy notebook. जो मैंने नोटबुक आपको बनाने के लिए कहा है उस नोटबुक को आप इसको नोट करिए, ग्राफ को नोट करिए। देन हम इस पर डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो सी द ग्राफ ऑफ द ऑटो साइकिल ऑन PB एंड द TS डायग्राम, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। एक और प्रोसेस होता है 0 to 1। 0 to 1 जो होता है वो बेसिकली 0 to 1 जो हमारा प्रोसेस होता है वो बिल्कुल जो है पैरेलल होता है हमारा वॉल्यूम एक्सिस के। उसमें होता क्या है कि जो सक्शन प्रोसेस होता है, सक्शन प्रोसेस तभी हो सकता है जब एटमॉस्फेयर से सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर हो वो क्या हो, कम हो, तभी सक्शन स्टॉप होगा, तभी सक्शन स्टॉप हो नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या है कि 0 to 1 एंड 1 to 0 जो प्रोसेस होता है वो नल एंड वाइड हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो बाहर जगह हर जगह शो नहीं करते, दिखाते नहीं है, बट यू हैव टू नो अबाउट दिस, ओके। तो 1 to 2 process is and 2 to 3 to 1 to 2 process reversible adiabatic process, it is the compression, and 2 to 3 constant volume process, 3 to 4 adiabatic reversible adiabatic expansion, and 4 to 1 is the heat constant volume process. तो
तो पीवी डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसी को ग्राफ को टीएस डायग्राम में बनाया गया है। तो 1 to 2 जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। रिवर्सल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। और 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। एंड 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे।